बच्चों, पाठ सरल परिपथ में आज हम बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु बच्चों क्या है कि हम इस सेतु की सहायता से हमारे पास कोई ऐसा प्रतिरोध तार हो जिसका मान हमें ज्ञात ना हो, तो हम व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है उसका मान निकाल सकते हैं। इसका व्हीटस्टोन सेतु का प्रैक्टिकल में भी यूज होता है बच्चों। व्हीटस्टोन सेतु अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद में तो मैं पढ़ाऊँगा एक मीटर ब्रिज। ठीक है, तो मीटर ब्रिज जो प्रैक्टिकल है मीटर ब्रिज का करने को आता है कि मीटर ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करो, तो सीधे सीधे ये मान सकते हो कि जो मीटर ब्रिज मैं आपको बताऊंगा तो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य कर रहा है। और वो मीटर ब्रिज जो है एक तरीके से व्हीटस्टोन सेतु ही है। मीटर ब्रिज की बात बाद में करेंगे, पहले व्हीटस्टोन सेतु को समझें कि इसकी जो खोज थी, इसकी जो खोजकर्ता हैं वो थे इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। पूरा नाम है उनका सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। ठीक है, इन्होंने क्या करा था कि चार प्रतिरोधों को एक विशेष प्रकार के परिपथ में जोड़ा, एक समांतर चतुर्भुज का रूप दिया। जैसे ये चार प्रतिरोध लगा दिए हमने, मान ले रहे हैं कि मान 3 QRS, ये मान लो इन प्रतिरोधों के मान हैं। तो इन्होंने क्या करा कि प्रतिरोधों को एक ऐसे समांतर क्रम में जोड़कर एक को नाम दे रहे हैं हम ABCD। ये बीच में जो विकर्ण है, विकर्ण वाली लाइन में लगाया एक गैल्वानोमीटर, ये कुंजी, और जो दूसरा विकर्ण है BD विकर्ण पर गैल्वानोमीटर और AC विकर्ण पर एक सेल या बैटरी, ये लो, और एक कुंजी, ये लगा दिया। अब बच्चों इन्होंने व्हीटस्टोन को इस प्रकार बैलेंस करा कि जो सेल यहाँ से धारा देगा, जैसे मान लो यहाँ से सेल या बैटरी ने आपकी I धारा दी, और बच्चों जब ये I धारा बिंदु A पर पहुँचेगी तो बिंदु A पर, ये देखो ये बिंदु A पर आके इसके दो भाग हो जाएंगे, एक AB लाइन और AD लाइन, दो लाइनें जा रही हैं। तो I धारा के यहाँ पर दो टुकड़े हो जाएंगे। मान लो इस वाली लाइन में आ गई I1 और मान लो इस वाली लाइन में आ गई I। ठीक है, अब इस सेतु को इन्होंने इस प्रकार बैलेंस करा कि इसको देखो सेतु क्यों कह रहे हैं कि यहाँ से आने वाली धारा I1 इस गैल्वानोमीटर की लाइन में ना जाए। I1 पूरी धारा आपकी ये BC वाली लाइन में आ जाए। अगर I1 धारा गैल्वानोमीटर में नहीं जाएगी, इस वाली लाइन में नहीं जाएगी, तो टोटल इसमें आ जाएगी। तो टोटल इसमें आ गई ये I1, और I2 इसी प्रकार टोटल DC में आ जाए। तो क्या होगा कि जो BD वाला विकर्ण है इसमें धारा नहीं जाएगी, और जब BD वाले विकर्ण में धारा नहीं जाएगी तो यहाँ जो गैल्वानोमीटर लगा है, गैल्वानोमीटर का काम होता है धारा की उपस्थिति बताना कि परिपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही है। ये बताता है गैल्वानोमीटर में एक सुई लगी होती है, आपको जब लैब में लेके जाएंगे तो आपको ये व्हीटस्टोन सेतु वहाँ बनवा के दिखाया जाएगा। और उसमें क्या होगा कि गैल्वानोमीटर इस प्रकार का एक यंत्र होता है, मैं आपको
आपको बता दूं, ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। ये इसके अंदर ऐसा पैमाना लगा होगा और गैल्वानोमीटर में यहाँ ऊपर 0 होता है और यहाँ पर इधर 1 2 3 4 5 के निशान होंगे, इधर भी 1 2 3 4 5 के निशान होंगे, इधर भी 1 2 3 4 5। और गैल्वानोमीटर की स्विच वैसे 0 पर रहती है बीच में। गैल्वानोमीटर का काम होता है कि जैसे किसी तार में अगर फॉरवर्ड करंट आए तो गैल्वानोमीटर की सुई आगे की ओर बढ़ती है, और विपरीत दिशा में करंट आए, बैकवर्ड करंट हो जाए तो गैल्वानोमीटर की सुई पीछे हटती है। तो गैल्वानोमीटर का काम होता है कि चाहे गैल्वानोमीटर के अंदर फॉरवर्ड करंट आ रही हो चाहे बैकवर्ड करंट आ रही हो, लेकिन गैल्वानोमीटर की सुई विक्षेपित होकर ये बता देती है कि इस लाइन में करंट है या धारा की उपस्थिति है। तो गैल्वानोमीटर का काम होता है धारा की उपस्थिति बताना। और अगर गैल्वानोमीटर यहाँ 0 पर है, गैल्वानोमीटर की सुई 0 पर है, तो उसका मतलब है कि परिपथ में कोई धारा नहीं है। तो यहाँ जो बीडी वाली लाइन है बच्चों, इसमें कोई धारा ना जाने के कारण गैल्वानोमीटर का जब विक्षेप शून्य हो जाएगा, तो जब गैल्वानोमीटर का विक्षेप शून्य हो जाएगा तब हम इसको कहते हैं कि हमारा व्हीटस्टोन सेतु अब संतुलित अवस्था में है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में तब कहलाता है जब बीडी वाले विकर्ण में या गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता, तब इसे कहते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु अब बैलेंस है। तो होता क्या है कि ध्यान देना बच्चों, जिस प्रकार इसको सेतु क्यों बोल रहे हैं, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। बच्चे जब फाइनली फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है बोर्ड में, तो भी व्हीटस्टोन सेतु कई बार बच्चे चार्ट में बना के ले जाते हैं, तो वहाँ एग्जामिनर ये जरूर पूछता है उनसे कि इसको सेतु क्यों कहते हैं। सेतु मतलब ब्रिज या पुल। तो उस तरह देखा होगा बच्चों आपने, जैसे पुल जो होता है नदी के ऊपर से बना हुआ होता है, और जब नदी के ऊपर पुल बना होता है तो पानी पुल के नीचे बहता है, पानी कभी भी पुल को ऊपर नहीं जाता। पुल हवा में ऊपर होता है और पानी उसके नीचे बहता है। उसी प्रकार ये धाराओं का पुल है। इसमें देखो धाराएं AB लाइन में जाएगी, AD लाइन में जाएगी, BC में जाएगी, DC में जाएगी, लेकिन इस वाले ब्रिज की इस वाली लाइन BD में नहीं जाएगी। तो जो VD लाइन है या VD जो विकर्ण है वो इस व्हीटस्टोन का जो उपकरण बना इसका सेतु हो गया। तो सेतु वाली लाइन बच्चों BD है, तो BD इन धाराओं का पुल है। क्यों? क्योंकि BD वाली लाइन में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इसको हम कहेंगे पुल है या सेतु है। तो सेतु हमारा कौन सा है? VD। ठीक है, अब देखो इसको हम जो प्रतिरोध हैं PQ और RS, अब ये मान लो व्हीटस्टोन संतुलित है तो PQ RS में संबंध क्या होगा, तो संतुलन की अवस्था का देखो हम संबंध इसका बना रहे हैं, तो हम इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगा रहे हैं। तो कैसे करके? किरचॉफ के द्वितीय नियम से वर्ग पास ABDA, ये ले लिया बच्चों ने ABDA। इसमें देखो हम इसमें कोई बैटरी तो है नहीं, साइड तो लगा नहीं है ABDA तक, तो हम इसमें अपनी ये घूमने की डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान ले रहे हैं कि जैसे मान लिया हमारी ये डायरेक्शन मान लो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम धारा और प्रतिरोधों के गुणा करते चले। देखो ABDA लाइन में आओ, पहले A से B तक प्रतिरोध P, धारा I1, तो P और I1 की गुणा PI1, और ये गुणा देखो पॉजिटिव रहेगी क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिव डायरेक्शन की करंट और ये धारा I1 ये समान दिशा में, देखो I1 भी ऊपर जा रही है, अब तुमने अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन भी ऊपर मानी है। ठीक है, तो ये समान दिशा है तो पॉजिटिव रहेगी। अब हम BD लाइन में आए, तो BD लाइन में देखो कोई प्रतिरोध नहीं है तो इसे छोड़ दो। अब DA लाइन में आओ, तो DA लाइन में देखो प्रतिरोध R, धारा I2, तो R और I2 की गुणा R × I2, लेकिन ये प्लस में कि माइनस में, तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन जो आपने बनाई है ऐसे, ये ऐसे करके ये जा रही है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन इस प्रतिरोध में हमारी ऊपर जा रही है, तो ऊपर की तरफ अगर धारा होगी तो हम पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन AD लाइन में क्या हो रहा है? AD लाइन में धारा कहाँ है बच्चों? नीचे जा रही है, तो इसमें I2 की दिशा ये है नीचे की तरफ, तो क्या होगा कि धारा की दिशा नीचे है, आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर है, तो धारा पॉजिटिव डायरेक्शन के विपरीत है, इसीलिए ये गुणा माइनस में रहेगी। और बराबर ABDA
इतने बंद परिपथ का विद्युत भागबल। तो देखो ए बी डी ए तक कोई बैटरी है ही नहीं, कोई सेल है ही नहीं, तो इसका विद्युत भागबल शून्य हो गया। तो एक संबंध यहाँ से देखो ये बना लिया P(I1) बराबर R(I2), ठीक है। इसे हम समीकरण 1 कहते हैं, ये हो गया। अब इसी प्रकार हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगा रहे हैं, बंद पाश जो सेकेंड रह गया हमारा बी सी डी बी। तो इसमें भी हमें पॉजिटिव डायरेक्शन माने कोई मान सकते हो, चाहे ऐसे करके मानो चाहे ऐसे करके मानो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी इच्छा से ऐसे मान ले रहे हैं, ये मान लो हमारे घूमने की पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो देखो पहले बी सी लाइन की शुरुआत करो। बी सी लाइन का प्रतिरोध Q, धारा I1, तो Q और I1 की मान QI1, ठीक है। और देखो ये प्लस में रहेगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन और धारा समान है, तो वो धारा भी ऐसे करके नीचे उतर रही है I1, तो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन भी यही है। अब CD लाइन में आओ, तो CD लाइन में धारा I2, प्रतिरोध S, तो S और I2 की गुणा हो गई SI2, लेकिन देखो ये गुणा माइनस में रहेगी क्योंकि देखो I2 धारा ऊपर जा रही है और I2 धारा ऊपर जा रही है, लेकिन तुम्हारी पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे आ रही है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे है, धारा की तरह ऊपर है, तो विपरीत होने के कारण माइनस है। और DB लाइन को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि DB लाइन में कोई प्रतिरोध ही नहीं है। बराबर लोग हो गए इस परिपथ का विद्युत भागबल, तो BCDB, इतने का विद्युत भागबल क्या हुआ, तो देखो इतने में भी कोई सेल नहीं है, तो बराबर 0। तो QI1 बराबर में ले जाओ, माइनस का प्लस में हो जाएगा SI2, ये हो गई समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग कर दे रहे हैं। देखो भाग करने पर समीकरण 1 ऊपर रखना है, P(I1) बटे समीकरण 2 का मान QI1 बराबर समीकरण 1 का मान R(I2) बटे समीकरण 2 का मान SI2। तो देखो भाग करने पर क्या होगा, I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो P/Q बराबर R/S। तो बच्चों ये जो संबंध बना P/Q बराबर R/S, ये व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन की अवस्था में प्रतिबंध हो गया, या व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन की स्थिति में सूत्र हो गया। और इस सूत्र का हम प्रयोग कैसे करेंगे कि 4 प्रतिरोध अगर हम एक दूसरे के समांतर चतुर्भुज के रूप में लगा दें, और मान लो उन चारों में से तुम्हें 3 के मान ज्ञात हों और 1 का मान ज्ञात ना हो। जैसे सपोज कर लो आपको P का मान मालूम है, Q का मान मालूम है, R का मान मालूम है, लेकिन S का मान अज्ञात है। तो यही तो इसमें उद्देश्य होता है कि व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे निकालोगे कि जो ये सूत्र है संतुलन की स्थिति में लगाएंगे, P/Q बराबर R/S, तो इसमें आप P का मान, Q का मान और R का मान यहाँ पुट करोगे और त्रिज्यी गुणा करके S का मान निकाल लिया जाएगा, तो वो चौथे प्रतिरोध S के लिए वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरीके से हम व्हीटस्टोन सेतु के इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम किसी अज्ञात प्रतिरोध, चाहे वो P हो, चाहे Q हो, चाहे R हो, चाहे S हो, कोई चारों में से 3 के मान ज्ञात हो, PQRS 4 में से कोई 3 के मान ज्ञात हो, तो हम चौथे का मान निकाल सकते हैं। बच्चों जो हमने व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पढ़ा, इसी सिद्धांत पर आधारित हमारा एक प्रैक्टिकल है मीटर सेतु। हालांकि मीटर सेतु एक ऐसा प्रैक्टिकल है जो ये मान के चलो कि जो तुम्हारा फाइनल बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिकल होगा उसमें लगभग ये मान लो कि क्लास के 40% बच्चों को मीटर सेतु का प्रैक्टिकल मिलेगा ही मिलेगा करने को। और यह मीटर सेतु जो है बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि मीटर सेतु का सिद्धांत लिखो, इसकी रचना का वर्णन करो। तो बच्चों मेरे पास इस समय मीटर सेतु की मेज जो उपकरण है वो तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मीटर सेतु में क्या होता है बच्चों कि 1 मीटर लंबा लकड़ी का, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर लंबा लकड़ी का एक तख्ता होगा, तख्ता मानिए लकड़ी का तख्ता, उस पर
ये एक स्केल लगा हुआ है 1 मीटर, जैसे ये मैंने कुछ निशान बना दिए, ये स्केल लगा दिया मैंने। लकड़ी का तख्ता लिया 1 मीटर लंबा, जैसे इतना चौड़ा ले लिया और ऐसे करके 1 मीटर लंबा तख्ता है, उसको ऊपर स्केल चिपका दिया। तो 1 मीटर लंबा स्केल चिपका दिया। और ये आपकी जो ये ऐसे करके बनाई है मैंने, ये धातु की पत्तियाँ हैं, ठीक है। ये लकड़ी के फ्रेम पे ही चिपकी हुई होती है और यहाँ पर ऐसे करके तार कसने के लिए ये बोल्ट लगे हुए होते हैं, ये ठीक है, ये बोल्ट लगे हुए। और ये जो लगाया है ये 1 मीटर लंबा धातु का एक समान व्यास का, इसकी मोटाई कम बढ़ ना हो, बिल्कुल एक समान मोटाई का, एक समान क्षेत्रफल का ये 1 मीटर लंबा धातु का तार होता है। तो बच्चों हम करते क्या है, ये उपकरण हमें इतना लगा हुआ उपकरण हमें मीटर सेतु की मेज के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, रखा हुआ। अब हम इससे कैसे करके अज्ञात प्रतिरोध निकालेंगे बच्चों, इस बात को हमें समझना है। देखो कैसे करके, इसके लिए हमें चाहिए होगा लैक्लान सेल। मैंने आपको बताया था एक लैक्लान सेल क्या होता है कि एक कांच के या प्लास्टिक के बर्तन में हम एक कार्बन रॉड और एक जिंक रॉड, कार्बन रॉड मोटी होती है, जिंक रॉड सफ़ेद रंग की पतली होगी, चमकदार, वो किसी विद्युत अपघट का विलयन, जैसे मैंने समझाया था आपको, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हो, सोडियम क्लोराइड। विद्युत अपघट का मतलब ऐसा पदार्थ जो जल में जाने पर अपने आयनों में टूट जाए। तो ऐसे अमोनियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड के विलयन में हम दोनों धातु की छड़ों को डुबो देते हैं। तो इस तरह से हम प्रयोगशाला में तुरंत बना लिया जाता है या बना हुआ रखा भी होता है। जैसे ये ऐसा करके प्लास्टिक का या कांच का बर्तन होगा, इसमें ये मोटी कांच की रॉड और एक पतली सी जिंक की रॉड, ये ऐसे बड़ी होती है, ठीक है। ये कांच की रॉड एनोड का काम करती है और जिंक की रॉड कैथोड का काम करती है। तो इस सेल से हम करते क्या है बच्चों, जो ये एनोड का जो पॉइंट होता है कार्बन रॉड का, इसको जोड़ दिया, मान लो हमने इस पॉइंट पे, इसे नाम दे दिया हमने ए। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बच्चों, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल से एक जोड़ लेते हैं पहले कुंजी इसलिए लगा देते हैं ताकि जब हमें धारा प्रवाहित करनी है परिपथ में, तब हम कुंजी को खोलेंगे वरना बंद रहने देंगे। और कुंजी से दूसरा सिरा जोड़ देते हैं इस पॉइंट, तो ये बी पॉइंट का जगह, और ये हो गया कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये वास्तव में जब प्रैक्टिकल करने जाओगे बच्चों, तो आपको इस तरह से अरेंजमेंट सेट करना होगा कि एक लैक्लान सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ये ए पॉइंट, जीरो वाली साइड को ए बोलेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल से बी पॉइंट को आप कनेक्ट कर दोगे। लेकिन जब हम पेपर में लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये तो हम ये सिचुएशन तो हमें लैब में रखी हुई मिलेगी, ऐसे करके लैक्लान सेल लैब में रखा हुआ मिलेगा। लेकिन यही सवाल अगर पेपर में आएगा तो हम ऐसे चित्र नहीं बनाएंगे, तो हम लैक्लान सेल को देखो संक्षेप में दिखाएंगे, जो सेल का प्रतीक होता है ये प्लस माइनस लैक्लान सेल, ये सेल का प्रतीक, ये कुंजी, और इससे जोड़ दिया हमने 20 तक, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो जब हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे करके चित्र बनाएंगे, लेकिन वास्तव में फिजिक्स लैब में जब जाओगे तो लैक्लान सेल आपको एक कांच के बर्तन में रखा हुआ मिलेगा। तो हमने ये परिपथ प्रतीक है सेल का, वो बना ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि ये 1 मीटर लंबा ये धातु का तार है, तो इसमें आपकी करंट बहने लगेगी। अब ये धातु की पत्तियां हैं बच्चों, ये लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी के ऊपर चिपकी हुई होती है धातु की पत्तियां। एक होता है हमारे पास प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स आपको प्रयोगशाला में इस टाइप का मिलेगा, ऐसे ऊंचा सा डब्बा होगा, और डब्बे पे यहाँ बहुत सारी ऐसी घुंडियाँ लगी हुई होंगी, ठीक है, ऐसे कर घुंडियाँ लगी हुई होंगी। उन घुंडियों में क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स के 2 टर्मिनल हैं, ये प्लस का और एक माइनस का। इन घुंडियों में क्या होता है बच्चों, यहाँ घुंडियों में लिखा हुआ होता है, जैसे 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 25 ओम, 20 या 50 ओम, ऐसा करके लिखा हुआ होगा। डब्बा होगा एक, उसके ऊपर घुंडियाँ ऐसे करके चिपकी हुई होगी। उन घुंडियों को आप निकाल भी सकते हो, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200 ऐसे लिखा हुआ होगा। आप इस प्रतिरोध बॉक्स को
इस पॉइंट पर जोड़ेंगे पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। तो यहाँ प्रतिरोध बॉक्स लगाया जाएगा। प्रतिरोध बॉक्स को मैं परिपथ प्रतीक के रूप में ऐसे करके दिखाते हैं, जैसे ये एक बॉक्स बनाया और ये इसकी होती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया और प्रतिरोध बॉक्स का ये मैंने नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया। ये हो गया हमारा प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध क्या होगा ये आप सीधे सीधे देख सकते हो। कैसे तरकीब क्या होती है कि मैंने बताया कि उसमें घुंडियाँ लगी हुई हैं, आप पहले सारी घुंडियाँ कस के दबा के बंद कर दोगे और किसी एक घुंडी को निकाल लो। तो जैसे मान लो बच्चों मैंने 5 ओम की घुंडी निकाली खाली, अगर 5 ओम की घुंडी निकाली तो इस प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध होगा 5 ओम, ठीक है, जो कि वैल्यू कहलाएगी R। प्रतिरोध बॉक्स के प्रतिरोध को हम कहेंगे R। अगर मान लो मैंने 5 ओम की घुंडी निकाली तो प्रतिरोध 5 ओम होगा। फिर मान लो मैंने 5 की लगा दी और घुंडी निकाल ली 10 की, 5 की लगा के 10 की निकाल ली तो प्रतिरोध कहलाएगा 10 ओम। अब मान लो मैंने 5 की निकली हुई थी पहले से ही और 10 की और निकाल ली, ठीक है, 5 की निकली हुई थी और 10 की और निकाल ली तो प्रतिरोध कितना हो गया, 5 पहले का और 10 अब तो 15 ओम। तो इस ढंग से हम प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध हम घुंडियाँ निकाल के अपनी इच्छा अनुसार कितना भी सेट कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार 5 ओम, 15, 20, 25, 50, जो आपकी इच्छा हो वो प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध वो आप सेट अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध आपको मालूम होगा कि आपने कितने ओम की घुंडियाँ निकाली हैं। तो जितनी ओम की कुंजी आप बाहर निकालोगे वही प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध कराएगा। वो अज्ञात तार जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है बच्चों, उस तार को हम यहाँ लगाएंगे दूसरे वाले से। ये अज्ञात प्रतिरोध है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसको हम कहते हैं S। ये हमारा S। तो देखो हमारा V सेतु बन रहा है बच्चों, और कोई चीज़ नहीं है। ये R और ये S। अब बच्चों P और Q कहाँ से आएंगे वो भी समझाता हूँ मैं आपको। फिर आप क्या करोगे कि जो ये बीच वाला पॉइंट रह गया, यहाँ से तार खींचकर गैल्वानोमीटर लगाओगे इस पे। तो गैल्वानोमीटर पे जोड़ो और गैल्वानोमीटर की दूसरी स्विच से जॉकी एक ऐसा पेन टाइप का होता है, वो पेन को हम इस तार पे टच करा के देखते हैं। यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। और जैसे ही हम इस पर टच कराते हैं पेन को तो जॉकी की सुई विक्षेप देने लगती है, तो जिससे मालूम पड़ जाता है कि इस परिपथ में धारा बह रही है, ठीक है। सबसे पहले ये R प्रतिरोध बॉक्स लगाया, S का मान तुम्हें निकालना है, R का मान तुम्हें मालूम है। P और Q की सिचुएशन देखो मैं भी सॉल्व करता हूँ कैसे। आपको सबसे पहले ये कनेक्शन करके जब लैब में जाएं कनेक्शन करें और चेक करें पहले कि आपने जो ये सिस्टम सेट करा है, ये कसे हैं, ये सिस्टम सही से लगाया है या नहीं लगाया है। तो उसके लिए पहचान होती है बच्चों, जो ये जॉकी का पैन होता है, वो पैन को पहले आप प्लस वाले सिरे के तार के पास कहीं पर भी टच कराओ और प्लस वाले तार के पास कहीं टच कराने से मान लो सुई उधर दक्षिणावर्त चले गए, ठीक है। तो सुई ये जॉकी फिर उठा लेना है इसे। अब यही जॉकी को ले जाना यहाँ पर बी वाले सिरे पर टच कराना, पहले ए पर सिरे कराना तो दक्षिणावर्त जानी चाहिए सुई, और बी पे टच कराने पर वही सुई वामाव्रत आनी चाहिए। अगर गैल्वानोमीटर में दोनों तरफ विक्षेप मिल रहा है, प्लस वाली सिरे पे जोड़ने तो सुई इधर जा रही है, तो माइनस वाली सिरे जोड़ने को सुई घूम के ऐसे इधर आ रही है। तो अगर ऐसे दोनों तरफ विक्षेप मिल रहा है तो समझ जाना कि तुमने जो सिस्टम जोड़ा है ये बिल्कुल ठीक है। और अगर प्लस वाली सिरे पे दक्षिणावर्त जा रही है सुई और जॉकी को बी वाले सिरे पर टच कराने पर भी उधर ही जा रही है, तो समझ लो तुमने कहीं ना कहीं लूजिंग है, तुम्हारे कहीं तुमने जो फंसे हैं तार उसमें कहीं लूज रह गया, तो वो फिर से खोल के आप दोबारा से उसे टाइट करके बांध लो, तो आपके दोनों तरफ विक्षेप मिलने लगेगा। जब दोनों तरफ विक्षेप मिलेगा तभी सही कहलाएगा। ये तो होता क्या है, तो अब हमने मान लो हमने जॉकी को मान लो यहाँ टच कराया बच्चों, ये तार यहाँ से लाया ऐसा करके यहाँ टच कराया, दक्षिणावर्त सुई जा रही है और जैसे जैसे आप इधर लेते जाओगे जॉकी को ऐसे करके पैन जॉकी का
मान लो यहाँ टच कराया, सुई थी दक्षिणावर्त, और जैसे जैसे ऐसे करके धीरे धीरे तार के ऊपर चिपकाते हुए आगे बढ़ाएंगे, और तार के ऊपर चिपकाते हुए जौकी को ऐसे आगे बढ़ाओगे, बी साइड पे जाओगे तो सुई दक्षिणावर्त से धीरे धीरे उठ के वामावर्त दिशा में बढ़ने लगेगी, और आपको वहाँ ले जाके सुई रोक देना है, जौकी को ठीक वहाँ ले जाना है। जैसे मान लो धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ा रहा था, सुई दक्षिणावर्त से वामावर्त की तरफ उठ रही थी, जैसे ये मान लो ऐसे हुई थी, ये थी, यहाँ 0 था, ये वामावर्त दिशा है, तो सुई धीरे 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 ऐसे उठी, फिर ऐसे उठी, फिर ऐसे उठी, फिर ये उठी, और जब 0 पे आ जाए तो वहीं हमें जौकी को खिसकाना रोक देना है। तो करना क्या है, दक्षिणावर्त वाली साइड पे आपने जौकी लगाया, धीरे धीरे तार के ऊपर चिपकाते हुए जौकी को आगे बढ़ाएंगे, सुई ऐसे ऊपर उठती चली जाएगी, और जहाँ पर सुई एकदम 0 पे आ जाए वहीं पर जौकी को रोक देना है। ठीक है, तो जिस जगह टच कराने पर गैल्वानोमीटर का विक्षेप शून्य हो गया तो वो आपकी बच्चों हो गई, वो कहलाता है आपका नल पॉइंट। और वो कितनी दूर मिला नल पॉइंट, वो आप ये स्केल पर, ये जो 1 मीटर का स्केल है इस पर नाप सकते हो कि कितने सेंटीमीटर पर, कितनी लंबाई पर आपको उदासीन बिंदु या नल पॉइंट मिल रहा है। मान लो वो लंबाई L है, जैसे मान लो 40 पे मिला तो उस लंबाई को L कह दिया, तो बाकी A से इस पॉइंट को हम कहते रहे जौकी के J, A से J तक की लंबाई L, और पूरी ये 100 सेंटीमीटर है, तो इतनी L, इतनी 100 में से इतनी L घटाओगे तो शेष लंबाई इधर की रह गई 100 माइनस L। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि गैल्वानोमीटर का विक्षेप शून्य है, तो गैल्वानोमीटर के विक्षेप का शून्य होने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर गैल्वानोमीटर का जो विक्षेप शून्य हो गया, तो इसका मतलब है यहाँ इस पॉइंट पर आपका जो मीटर सेतु है वो संतुलित हो गया, वो वीटस्टोन सेतु बन गया। कैसे, देखो ये R ये S, तो P और Q क्या है, तो P कहलाएगा आपका A से लेके J तक का प्रतिरोध, A से लेके J तक की लंबाई L है, लेकिन इतने का प्रतिरोध, इतना प्रतिरोध कहलाएगा P, और 100 माइनस L लंबाई का इतना प्रतिरोध कहलाएगा Q। ठीक है, तो आपको इनके प्रतिरोध निकालने पड़ेंगे कि P का मान क्या है, Q का मान क्या है, R मालूम ही है तो S निकल आएगा। तो यहाँ पर आके आपका गैल्वानोमीटर संतुलित हो गया, और जहाँ संतुलित हो जाए जिस लंबाई पर वह P, बाकी बची Q प्रतिरोध। तो इस लंबाई L का मान बस हमें मालूम होता है। अब देखो लंबाई L की सहायता से हम प्रतिरोध P और लंबाई 100 माइनस L की सहायता से प्रतिरोध Q कैसे निकालेंगे, इनके मान हमें मालूम नहीं है, बस केवल हमें R का मान मालूम है। तो देखो हमने एक आपको सूत्र बताया था, जो प्रतिरोध होता है R बराबर रो L अपॉन S। तो देखो रो जो है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ये हर तार का कांस्टेंट होता है, मैंने बताया था, और जो तार ये तो कांस्टेंट है, और मैंने ये बताया था जो तार लेना है आपको ये एक समान मोटाई का लेना है, तो एक समान परिक्षेत्र का तार लोगे तो उसका क्षेत्रफल भी कांस्टेंट होगा। तो केवल जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती है, प्रतिरोध समानुपाती लंबाई, तो इसका मतलब प्रतिरोध केवल लंबाई के समानुपाती है। तो इसका मतलब ये जो प्रतिरोध P है वो समानुपाती होगा L के। ठीक है, और समानुपाती चिन्ह हटा कांस्टेंट लगा लो KL, और जो प्रतिरोध Q है ये समानुपाती होगा अपनी लंबाई 100 माइनस L के। ठीक है, या ऐसा कह सकते हो, ऐसा समानुपाती करके कर लो, ये ऐसा कर लो जैसे आप ये तार के लिए प्रतिरोध R की जगह लिखोगे P, प्रतिरोध P है बराबर रो लंबाई L अपॉन, समीकरण है। और JB तार के लिए प्रतिरोध Q R की जगह लिखो, क्यों, क्योंकि इतने का प्रतिरोध Q है बराबर रो, लेकिन लंबाई 100 माइनस L अपॉन K, समीकरण 2। अब हमें P और Q का मान चाहिए या संबंध निकाल लो, तो इन दोनों समीकरणों को भाग कर दे रहे देखो, तो P अपॉन Q बराबर रो L अपॉन ए अपॉन रो इंटू 100 माइनस L अपॉन ए से ए कटा, रो से रो कटा, तो बच्चों देखो ये आया P अपॉन Q बराबर L अपॉन 100 माइनस L, ये वैल्यू आई। ठीक है, अब संतुलन की अवस्था में होता क्या है, क्योंकि P अपॉन Q बराबर होता है R अपॉन S,
तो पी अपान क्यू की जगह हम लगा दे रहे हैं आर अपॉन एस, तो देखो सूत्र बन जाएगा आर अपॉन एस बराबर एल बटे 100 माइनस एल। हमें वैल्यू चाहिए एस की, ठीक है, तो तिरछी गुणा कर रहे हैं, तो एल तिरछी गुणा करके निकाल के मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एस बराबर आएगा आर इंटू 100 माइनस एल बटे एल, ठीक है, ये सूत्र बन जाएगा तिरछी गुणा करके। तो ये जो अज्ञात प्रतिरोध एस का मान आया, एस का मान नहीं सॉरी, ये सूत्र बना एस बराबर आर इंटू 100 माइनस एल बटे एल। इससे हम एस का मान मीटर सेतु की सहायता से कैसे निकालेंगे? देखो आर तुम्हारे प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध है, ये तुम्हें मैंने बताया, तुम जितने ओम की घुंडी निकालोगे, ठीक है, जैसे 5 ओम की निकाली तो आर का मान 5 हो गया, 10 ओम की निकाली तो आर का मान 10 हो गया। और एल का मान क्या है? एल वो आपके संतुलन की लंबाई, जहाँ नल पॉइंट मिल रहा है, कि जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि जॉकी आपने पहले प्लस साइड पर टच कराई, देखा सुई गैल्वानोमीटर की सुई दक्षिणा बढ़ गई, अब धीरे 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 जॉकी को आगे बढ़ाओगे, मान लो यहाँ मिलकर यहाँ आके गैल्वानोमीटर की सुई 0 पे आ गई, तो इतनी लंबाई ये एल है। तो इस लंबाई को आप कहाँ से नापोगे? जो ऊपर मीटर पैमाना लगा होगा वो मीटर पैमाना उस लंबाई को बता देगा कि लंबाई इतनी है, ठीक है। तो इस आधार पे आप इस फार्मूले की सहायता से हम इस प्रकार मीटर सेतु का प्रैक्टिकल करके हम पता कर सकते हैं कि अज्ञात प्रतिरोध एस का मान क्या होगा। इसमें आपको वही एल का मान इसमें लगाओगे, ठीक है ना, और आर का मान तो प्रतिरोध बॉक्स से मालूम ही होगा।